मेरे मन में सिर्फ एक ही चीज थी कि जितनी बड़ी सरकारी नौकरी होगी उतनी ही ज्यादा इज्जत मिलेगी। और यही चीज बचपन से ही मेरे दिमाग में थी। सुबह उठती 5 बजे और गायों का सारा काम करती, फिर मैं तैयार होकर स्कूल चली जाती। पर जैसे ही तैयारी शुरू करनी थी, इतना बड़ा एग्जाम है, 2019 हो चुका था और आरजेएस की 2018 की 197 वैकेंसीज आ चुकी थी। तो बस अब क्या था, मुझे वापस उसमें लगना था और अपनी पूरा 100% नहीं, इस बार 200% देना था। तीनों लेवल्स क्वालिफाई करने के बाद मैं 3 नंबर से मेरिट आउट हो गई। उसी के अलावा अगर कोई जजेस आ रहे हैं जो कि लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं, तो मैं तब भी एंकरिंग किया कर लेती थी। वहीं से जो है एक टर्न पॉइंट आता है मेरी लाइफ में। टर्न पॉइंट ऐसे आता है, जूते फटे पहनकर आकाश पर चढ़े थे, जूते फटे पहनकर आकाश पर चढ़े थे, हमारे सपने हमारी औकात से बड़े थे, ऊंची इमारतों में हुआ जश्न सारी रात, हम पत्थरों की तरह बुनियाद में गड़े थे, हम पत्थरों की तरह बुनियाद में गड़े थे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सोनल शर्मा है और आज मैं आपको अपनी इसी बुनियाद की कहानी सुनाने के लिए यहां आई हूं, जिसने मुझे गोबर उठाने से लेकर जज के पद तक पहुंचाया है। अगर मैं अपनी कहानी की बात करूं तो मेरी कहानी शुरू होती है उदयपुर से, जहां रहकर मैंने अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी की। और यदि मैं अपने घर की बात करूं तो मेरे घर में मेरे माता पिता की इंटर रिलीजन मैरिज हुई थी। इसी इंटर रिलीजन मैरिज की वजह से सोसाइटी ने, समाज ने हमें बॉयकॉट कर दिया था। हमारी कोई इज्जत नहीं थी। लोगों ने हमें अपने घरों में बुलाना बंद कर दिया था। इवन अगर कोई मैरिज है या कोई सेरेमनी है या कोई भी फंक्शन है, तो हमारे रिश्तेदार हमें तभी बुलाया करते थे जब सभी लोग चले जाते थे। उसका यही रीजन था कि जब सब लोग चले जाएंगे और फिर अगर हम जाएंगे तो हमसे कोई मिलेगा नहीं। तो ये सब मैं अपने बचपन से ही देखती आ रही थी। अब चूंकि आप पड़ोस में नहीं जा सकते, अपने रिश्तेदारों के यहाँ नहीं जा सकते, तो ऐसे में अगर कोई फैमिली फंक्शन में आपको इन्वाइट किया जाता है तो वहां जाकर एक ही चीज होती है, आपसे कोई कुछ कहेगा नहीं कि आपको यहाँ क्या काम है या आप क्यों आए हैं, लेकिन लोगों का बिहेवियर, लोगों की नजरें सब कुछ बयां कर देती हैं। और ये सब देखकर मुझे काफी गुस्सा भी आता था। मुझे लगता था, मैं हमेशा अपने आप से कहा करती थी कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे माता पिता को जो कोई रिश्तेदार, कोई पड़ोसी, कोई समाज इज्जत नहीं देता, वो इज्जत मैं अपने माता पिता को दे सकूं। अब हम जिस तरह के समाज से आते हैं, जिस तरह के लोगों से आते हैं, वहां पर सरकारी नौकरी सिर्फ एक नौकरी नहीं होती। वहां पर सरकारी नौकरी को एक बहुत बड़ा रास्ता माना जाता है, जिससे आपकी इज्जत और आपका जो अहमियत है वो वापस आ सकती है। तो जब मुझे ये पता चला कि सरकारी नौकरी ही एक ऐसा रास्ता है जिससे खोई हुई इज्जत मैं मेरे माता पिता को दे सकती हूँ, तो मैंने यही सोच रखा था कि बस अब मुझे एक सरकारी नौकरी पानी है, चाहे वो मैं कैसे भी पाऊं। अब मेरे मन में सिर्फ एक ही चीज थी कि जितनी बड़ी सरकारी नौकरी होगी उतनी ही ज्यादा इज्जत मिलेगी। और यही चीज बचपन से ही मेरे दिमाग में थी। पर सिर्फ दिमाग में होना कि मुझे सरकारी नौकरी करनी है, इतना आसान नहीं होता। तो अब मुझे यह भी था कि मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे सरकारी नौकरी मिल जाए। अब क्योंकि मुझे सरकारी नौकरी का ड्रीम फुलफिल करना था, तो कोई भी ड्रीम फुलफिल करने के लिए हमारे पास पर्याप्त संसाधन होने चाहिए। और अगर मैं पर्याप्त संसाधन की बात करूं तो रिसोर्सेज के नाम पर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक डेयरी थी, एक गौशाला, जिससे हम 6 जने पलते थे, मेरे माता पिता और हम 4 भाई बहन। मेरे माता पिता पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वो ये चाहते थे कि हम इतना पढ़ लिख जाएं कि हमें कभी ऐसा छोटा काम ना करना पड़े और हमें कभी कोई भी दिक्कत ना आए। वो इज्जत को इतना मायना नहीं देते थे, वो सिर्फ ये चाहते थे कि हम पढ़ लिख जाएं और समाज में हमारी एक इज्जत हो। इस बीच मैं यही कहना चाहूंगी कि मुझे लगता है कि मेरे में मैच्योरिटी बाद में आई और ये चीज पहले आ गई कि मुझे मेरे माता पिता की इज्जत जो है वो लौटानी है। और अब क्योंकि मैं अपने माता पिता को दिन रात मेहनत करते देखती थी, तो मुझे भी यही था कि मुझे डेयरी पर काम भी करवाना है और मुझे पढ़ाई में भी बहुत अपना 100% देना है। और मेरा जो है वो कहानी ऐसे ही शुरू होती है। मैं पढ़ती भी थी, सुबह उठती 5 बजे और गायों का सारा काम करती, फिर मैं तैयार होकर स्कूल चली जाती। वहां जाकर भी मैं अपना 100% देती थी, ये सोच करके कि घर पर मेरे माता पिता यही सोच रहे हैं कि मैं पढ़ाई कर रही हूं और मैं अपना 100% वहां दे करके टॉप करूंगी। धीरे धीरे इसका रिजल्ट यही हुआ कि मैंने 10th में बहुत अच्छे मार्क्स लिए और इतने अच्छे मार्क्स थे कि मैं साइंस भी ले सकती थी, लेकिन मैंने साइंस फैकल्टी नहीं लेकर के मैंने आर्ट्स चुना, क्योंकि मेरा एम था कि मैं एक सरकारी नौकरी लूं जो कि बहुत हाई पोस्ट की हो। तो फिर मैंने जो है 11th में आर्ट्स बैकग्राउंड लिया और फिर 12th की बारी आई और 12th में मैंने 100% दे करके स्कूल में टॉप किया। हिंदी में मुझे मेरिट सर्टिफिकेट मिला। मेरिट सर्टिफिकेट उन 100 हाईएस्ट बच्चों को मिलता है जिनके इंडिया में हाईएस्ट मार्क्स होते हैं। और इकोनॉमिक्स में मैंने राजस्थान टॉप किया। पर कहते हैं ना कि अभी तो नापी है बस मुट्ठी भर जमीन मैंने, अभी तो सारा आसमान बाकी है।
तो अभी तो सिर्फ 12th का रिजल्ट आया था और मैंने सिर्फ 12th में टॉप किया था। अभी सरकारी नौकरी पाने के लिए बहुत बड़ा मुकाम हासिल करना अभी बाकी था। जब मैंने 12th पास की तो मुझे पता ही नहीं था कि अब मुझे क्या करना है। आर्ट्स बैकग्राउंड में टॉप तो कर लिया था, पर किस स्ट्रीम में आगे जाना है, किस स्ट्रीम से मुझे नौकरी पानी, ये नहीं पता था। जब 12th पास करी और टॉप किया तो मुझे एक सर ने मेरे को घर पे इन्वाइट किया। जब मैं उनके घर पर गई तो उन्होंने मुझे बोला कि सोनल आगे का क्या प्लान है। तो मैंने कहा सर अभी कुछ सोचा नहीं है, देखते हैं, बीए कर लूंगी। तो सर ने बोला एक काम कर, तू बोलती बहुत अच्छा है, तू एक काम कर, तू लॉ कर ले। तो बस सर ने बोल दिया था लॉ कर ले, तो मैंने लॉ में एडमिशन ले लिया। क्लैट और ये सब एग्जाम्स जो अच्छे एनएलयूज में एडमिशन के लिए जरूरी है, ये मुझे कुछ नहीं पता था। सर ने कहा यहाँ लोकल कॉलेज में एडमिशन ले ले, और मैंने ले लिया। जब लॉ कॉलेज में एडमिशन लिया तो मेरा एक ही एम था, जो भी एक्टिविटी होगी, जो भी होगा, मुझे हर चीज में टॉप करना है। सिर्फ पढ़ाई में ही टॉप नहीं करना है, मुझे जो है वो मल्टी टैलेंटेड बनना था। और यही रीजन था कि कल्चरल एक्टिविटी होती थी तो मैं डांस में पार्टिसिपेट करती थी, मैं सॉन्ग में, मैं स्किट में पार्टिसिपेट करती थी, साथ ही साथ एंकरिंग भी किया कर लेती थी। उसी के अलावा अगर कोई जजेस आ रहे हैं जो कि लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं तो मैं तब भी एंकरिंग किया कर लेती थी। वहीं से जो है एक टर्न पॉइंट आता है मेरी लाइफ में। टर्न पॉइंट ऐसे आता है कि जब कोई जज, हाई कोर्ट जज, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज या सुप्रीम कोर्ट का कोई जज जब हमारे यहाँ लेक्चर डिलीवर करने आते थे तो मैं उनको आते हुए देखती थी। जैसे वो आ रहे हैं, जैसे वो अपनी गाड़ी से उतर रहे हैं, जैसे ही वो हॉल में आ रहे हैं, तो जो उनको एक इज्जत मिलती थी, तो बस मेरा माइंड ऐसे बदला कि मैंने सोचा अब कुछ नहीं करना है, बस आरजेएस फाइट करना है। बोलने में चाहे मैं कितनी ही अच्छी हूं, लॉयरशिप चाहे मैं कितनी ही अच्छी कर लूं, पर मुझे तो जज ही बनना है। अब मेरे दिमाग में दो चीजें चल रही थी। एक तो ये कि मैंने लॉ कॉलेज में एडमिशन तो ले लिया है तो मुझे जज तो बनना ही है, और बैक ऑफ द माइंड मेरी चीज ये चल रही थी कि अगर मैं जज बन जाऊंगी, जो कि इतनी ऊंची पोस्ट है, इतनी इज्जतदार पोस्ट है, तो मेरे माता पिता को वो इज्जत भी मिल जाएगी। अब मैं फर्स्ट ईयर में थी और मैं जजेस को देख रही थी आते जाते देखकर, तो मुझे ही लग रहा था अभी तो फर्स्ट ईयर में ही हूं, मैंने अभी कोई लॉ भी नहीं पढ़ा है, तो मैं कैसे तैयारी शुरू करूं। तो मैं जिस भी टीचर से मिलती थी मैं यही बोलती थी कि सर मुझे प्रिपरेशन करनी है, आप प्लीज मुझे गाइड कर दीजिए। सभी टीचर्स बोलते थे कि बेटा अभी तो लॉ ही स्टार्ट नहीं हुआ है, तुम कैसे तैयारी करोगी। ऐसे करते करते फर्स्ट ईयर निकला, सेकेंड ईयर निकला, फिर थर्ड ईयर आया। थर्ड ईयर में थोड़े लॉज आना शुरू हुए, पर वो लॉज नहीं हुआ करते थे जो आरजेएस की परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हुआ करते थे। पर मेरे मन में हमेशा यही चलता रहता था कि बस कैसे भी करके फोर्थ ईयर आ जाए और मेरे लॉ स्टार्ट हुआ और मैं तैयारी शुरू करूं। जैसे ही फोर्थ ईयर शुरू हुआ, मन में लगी वो आग और झुलसने लगी। अब मुझे था कि अब वो फोर्थ ईयर आ चुका है, लॉज भी शुरू हो चुके हैं, तो अब मुझे तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। पर जैसे ही तैयारी शुरू करनी थी, इतना बड़ा एग्जाम है, सेकेंड थॉट माइंड में ये हुआ कि कोचिंग, मेरे को तो कुछ पता ही नहीं है कि कैसे तैयारी करनी है। कॉलेज में भले ही मैं अभी तक टॉप कर रही हूँ, हर सेमेस्टर में मैं अच्छे मार्क्स ला रही हूँ, लेकिन अब तो कोचिंग करनी ही पड़ेगी, क्योंकि एक आरजेएस की परीक्षा को पास करना है, 3-3 लेवल्स होंगे उसमें, तो मैं कैसे करूंगी। अब मैं इस पर सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं कि बिना कोचिंग के ही कोई मुझे गाइड कर दे और मैं इसकी तैयारी कर लूं। अब क्योंकि कॉलेज की भी पढ़ाई मैनेज करनी है, जिसमें बहुत सारे सब्जेक्ट होंगे, जरूरी नहीं है वो आरजेएस में आए, और साथ साथ आरजेएस की तैयारी भी करनी है। वो काफी टफ हुआ करता था। टफ ऐसे हुआ करता था कि मुझे कॉलेज में भी टॉप करना है, गोल्ड मेडल लेना है, उसकी पढ़ाई अलग से करनी है, और आरजेएस की पढ़ाई करते वक्त लोग मुझे काफी डिमोटिवेट किया करते थे कि आरजेएस है, इतना बड़ा एग्जाम है, तुम बिना कोचिंग के कैसे पढ़ रही हो, क्या कर रही हो, नहीं हो पाएगा। तो दोनों ही तरफ के डिमोटिवेशन लेकर के मैं चला करती थी, और मेरे को बस मन में एक ही था कि नहीं, पापा जब इतनी मेहनत कर सकते हैं, सुबह से लेकर रात तक बिना रुके बिना थके इस उम्र में कर सकते हैं, तो मैं तो उनकी आधी उम्र की हूं, तो मैं क्यों नहीं सिर्फ बैठकर पढ़ाई करनी है, वो क्यों नहीं कर सकती। तो बस यही था, यही सिलसिला चलता रहा। फोर्थ ईयर कंप्लीट हुआ, फिफ्थ ईयर कंप्लीट हुआ, मैंने बीए एलएलबी में टॉप किया, और फिर फाइनली आता है फर्स्ट अटेम्प्ट आरजेएस 2017, उस वैकेंसी का नाम था जो 2018 में हुई, और मैंने वो वैकेंसी में अपना फॉर्म भरा। फिर आता है प्री का एग्जाम, प्रीलिमिनरी एग्जाम जो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, मैं उसमें देने गई, मैंने उसको क्वालिफाई किया। मेंस की तैयारी शुरू करी, मेंस हुआ, मैंने मेंस क्वालिफाई किया। फिर इंटरव्यू आया, इंटरव्यू क्वालिफाई किया। तीनों लेवल्स क्वालिफाई करने के बाद मैं 3 नंबर से मैरिट आउट हो गई। तब सिर्फ 18 सीट्स थी जनरल की, और जनरल की वैकेंसी में, जनरल की कैटेगरी में जाकर के सिर्फ 18 सीट्स और सिर्फ 3 नंबर से रहना, कहीं ना कहीं बहुत हताश भी थी मैं, लेकिन एक सेल्फ मोटिवेशन था कि नहीं, रुकना नहीं है, एम बनाया है इसको मैंने। 3 नंबर से 18 वैकेंसी में रही हूं, तो नेक्स्ट वैकेंसी में तो बहुत सारी सीट्स होंगी, मैं आराम से क्रैक कर लूंगी। तो बस जिस दिन रिजल्ट आया, क्योंकि हमारा रिजल्ट जनरली सेकेंड डे ही आ जाता है, इंटरव्यू के सेकेंड डे ही रिजल्ट आ गया था, और एक भी दिन का मैंने रोका तो था नहीं पढ़ाई, तो बस जिस दिन रिजल्ट आया उसी दिन से मैं नेक्स्ट वैकेंसी के लिए वापस से लग गई।
तो फिर तैयारी चलती रही और 2 महीने बाद जो था वो जनवरी में नेक्स्ट वैकेंसी आ गई, आरजेएस 2019 हो चुका था और आरजेएस की 2018 की 197 वैकेंसीज आ चुकी थी। तो बस अब क्या था, मुझे वापस उसमें लगना था और अपनी पूरा 100% नहीं, इस बार 200% देना था। फिर से प्री हुआ, प्री क्वालिफाई, मेंस हुआ, मेंस क्वालिफाई, इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू क्वालिफाई, लेकिन फिर मैं 1 नंबर से मैरिट आउट हो गई। इस बार जब मैं मैरिट आउट हुई तो मैं बहुत हताश हो चुकी थी कि इतनी कम वैकेंसीज में 3 नंबर से रहना समझ में आता है, पर 197 वैकेंसीज में 1 नंबर से रहना, और वो भी जब मैंने इतनी तैयारी करी है, मैंने कोई तैयारी में कसर नहीं छोड़ी है, तो मैं काफी हताश हो गई थी। जब 2019 नवंबर में ये रिजल्ट आया, उसके बाद डिप्रेशन क्या होता है मैंने देखा, क्योंकि हर वक्त बस रोना आता रहता था, सोती थी तो कभी भी उठ जाती थी और डिप्रेसिंग, बहुत डीमोटिवेटेड हो गई थी और बहुत डिप्रेसिव थी मैं। लेकिन फिर धीरे धीरे मुझे पता चला कि अब 7 बच्चे छोड़कर जा चुके हैं और क्योंकि मैं 1 ही नंबर कम हूं तो मेरा चांस बन सकता है। तो फिर धीरे धीरे मुझे ऐसा था कि ठीक है, मैं थोड़ा थोड़ा मोटिवेट होने लगी, पढ़ाई मैंने रोकी नहीं, मैं जारी रखती थी, हमेशा पढ़ाई करती थी। और फाइनली 2020 दिसंबर में ये रिजल्ट आया और वेटिंग लिस्ट क्लियर हुई और मैं उसी आरजेएस 2018 परीक्षा में, जहां 1 साल पहले मेरा 1 नंबर से रह गया था, फाइनली मैं उसी 2018 परीक्षा में उत्तीर्ण हुई। फाइनली मैं जज बन गई हूं और इस वक्त मेरे से ज्यादा लोग मेरे घर वालों की इज्जत कर रहे हैं। लोग मेरे पिता को, मेरी माता को जज की बेटी कहकर पुकार रहे हैं। और जब ये चमक, ये रौनक मैं उनके चेहरे पर देखती हूँ, ये खुशी मैं उनके चेहरे पर देखती हूँ, एक संतोष उनके चेहरे पर देखती हूँ, तो मैं ज्यादा खुश होती हूँ कि मैंने इतनी बड़ी पोस्ट हासिल की और वो इज्जत जो कभी हमें नहीं मिली थी, वो समाज में मैंने एक कदम जो है वो बढ़ाया है और एक अच्छी इज्जत मैंने पाई है। कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और यही चीज मैंने पूरी करी है, यही सपना मैंने अपना, जो मेरा सपना था वो मैंने पूरा किया है। और अब जब मैं जज बन गई हूं तो मैंने अपने माता पिता की इज्जत लौटाई है और मैं बहुत ही ज्यादा गौरवान्वित महसूस करती हूं। आज मैं आप सभी को सिर्फ एक ही संदेश देना चाहूंगी कि कभी मत सोचो कि आगे क्या होगा, कल कैसा होगा, ये हमें नहीं सोचना चाहिए। हमें सिर्फ आज पर मेहनत करनी चाहिए, सिर्फ आज पर काम करना चाहिए और देखना कल आने वाला जो है वह कितना सुनहरा होने वाला है, कितना मजेदार होने वाला है। जोश टॉक्स के मंच पर आज आपने एक अद्भुत कहानी सुनी। इसके पहले भी शायद आपने और भी लोगों की कहानियां सुनी होगी। जोश के मंच पर जो भी हमसे बात करने आते हैं उन सब में एक चीज कॉमन है, ये सभी लोगों ने अपनी जिंदगी के सारे परिस्थितियों को पीछे छोड़कर, हराकर अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा और अनोखा किया है। मैं जानता हूं कि आप भी अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। माँ बाप को एक अच्छा घर देना चाहते हैं, परिवार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, देश और अपने आसपास वालों की नजरों में कुछ बनना चाहते हैं। बट आपको क्या चीज रोक रही है? टैलेंट? जी नहीं, टैलेंट तो है आप में, मुझे पता है। जोश भी है, नहीं तो आप इस वीडियो को नहीं देख रहे होते। मैं बात कर रहा हूं स्किल्स की, कम्युनिकेशन स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स, इंटरनेट स्किल्स, जो हमें करियर में आगे बढ़ने में हेल्प करती है। ये स्किल्स सीखने के लिए और जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए मैं आपको देश के सबसे अच्छे सुझाव के बारे में बताना चाहता हूं, जिसका नाम आपको पता ही होगा, जोश स्किल्स ऐप। ये ऐप आपको कैसे हेल्प करेगा? जोश स्किल्स का हर एक कोर्स डिजाइन है आपको जिंदगी में आगे बढ़ाने के लिए। चलिए स्पोकन इंग्लिश की ही बात कर लेते हैं। रोजाना इस कोर्स में आपको मिलेंगे वीडियो लेसन्स, क्विजेस, प्रैक्टिसेस एंड फेस टू फेस दूसरे स्टूडेंट्स के साथ बात करने का मौका। आप क्या सही बोलते हैं और क्या गलत, हर एक चीज पर आपको फीडबैक भी दिया जाएगा। और तो और लर्निंग को मजेदार बनाने के लिए आपको पॉइंट्स भी मिलेंगे और टॉप स्कोरर्स को हमारे तरफ से अवार्ड्स मिलेंगे। इससे बेहतर लर्निंग क्या हो सकती है? सिर्फ यही नहीं, हमने इस ऐप को बदलकर एक ब्रांड न्यू लुक और फील दिया है, ताकि आपकी लर्निंग और भी इफेक्टिव हो और आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाए। आज ही डाउनलोड करिए जोश स्किल्स ऐप और अपनी जिंदगी में आगे बढ़िए।